अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इस वक्त ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए चंद लोग इस तारीखी मौके पर भी इसमें से कीड़े निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह मामला इस वक्त काफी हाइप भी क्रिएट कर चुका है। आज इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का जो इस मामले में किरदार है, इसको समझने के लिए आपको इस जंग की अहमियत को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 30 साल में सबसे बड़ी वॉर है या उसकी एक एपिसोड है। और आप ये भी कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन से ये बड़ी जंग थी, क्योंकि इसमें रूस और यूक्रेन की तरह सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ये जंग नहीं लड़ी जा रही थी। और ये भी बात दुरुस्त है कि रूस यूक्रेन वार में बैक पर यूरोप और अमेरिका थे, लेकिन आप कह लें कि बैटल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन ही थे। लेकिन अमेरिका ईरान की जंग में बैटल फील्ड में बराह रास्त 10 से 12 मुल्क शामिल थे और 40 दिनों तक ये जंग हर रोज इन ममालिक में लड़ी जा रही थी, मुसलसल लड़ी जा रही थी। दूसरा ये कि इस जंग में पूरी दुनिया मुतासिर भी हो रही थी और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर यह जंग जारी रहती तो इसके नताइज आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में दुनिया के लिए बड़े ही खौफनाक भी हो सकते थे। और इन 40 दिनों में हजारों लोग इस जंग की नजर भी हुए और इस जंग में वर्ल्ड वार 2 के बाद अब तक की दुनिया की तीसरी बड़ी जंग की सूरत में हमने ये मामला देखा, क्योंकि ये 10 से ज्यादा मुल्क और इनमें रहने वाले करोड़ों लोग बराह रास्त इस जंग से मुतासिर हो रहे थे। बाकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इसकी लपेट में पूरी दुनिया इन 40 दिनों में आ चुकी थी और दुनिया की तारीख में ये जंग एक केस स्टडी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आप देखें कि इस जंग के बाद दुनिया ने एक नई सिमत भी इख्तियार की है, चाहे वो जंग का मैदान हो, जंग की स्ट्रेटजी हो, टेक्नोलॉजी हो, सफारतकारी हो या फिर मुआशी प्लानिंग हो। पूरी दुनिया को इस जंग ने बदल कर रख दिया है। अब सीज फायर से पहले पाकिस्तान का इस जंग में जो स्टैंस था, इस पर बात करते हैं। आप देखें कि ये फ्रंट एंड पर जंग इसराइल, अमेरिका और ईरान की थी। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम एक तवील बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है। तो ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि हम इस जंग में एक फ्रीक बने या किसी की तरफ से शामिल हों इस जंग में। दूसरी जानिब इसराइल था जी, जो कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और इस वक्त भारत के बाद दुनिया में कोई भी मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने या इस पर हमला करने की सोच रखता है तो वो इसराइल है। और इसराइल खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ हम जानते हैं कि भारत को दफाई और सफारतकारी के महाज पर सपोर्ट भी करता है। तीसरा जी, सबसे बड़ा फ्रीक अमेरिका था, जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर भी है और इसमें सबसे अहम बात इसका सदर डोनाल्ड ट्रंप है। और ट्रंप जब से इक्तदार में आया है वो किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इसकी चंद मिसालें आप देख लें, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ उसने क्या सलूक किया, फिर फ्रांस के सदर को भी व्हाइट हाउस में बुलाकर उसे पहले बेइज्जत किया, उसकी इंसल्ट की, और फिर जंग के दौरान भी जब फ्रांस के सदर ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने उसे भी ट्रोल कर दिया। जापान की वजीर आजम के साथ क्या हुआ वो भी हम जानते हैं कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसी जंग के दौरान उसे बुलाकर हिरोशिमा और नागासाकी के वाक़े याद दिलाए और अपने ताकतवर होने का एहसास भी दिलवाया। फिर तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान को भी उसने नहीं बख्शा। सऊदी किंग के मुतल्लिक उसके जो अल्फाज थे वो दोहराए भी नहीं जा सकते। और मोदी के साथ ट्रंप ने जो किया वो अब तक मुंह छुपाता फिर रहा है और इसके जवाब में आप देख लें कि कोई भी इनमें से लीडर आज तक बोला भी नहीं है। मतलब ये जितने भी मुल्क हैं ये पाकिस्तान से मुआशी लिहाज से भी मजबूत हैं, आलमी बरादरी में भी इन मुल्कों का एक वकार है। लेकिन आप बता दें कि किसी ने आज तक आगे से ट्रंप को कोई जवाब दिया हो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो मैड किंग की तरह बिहेव कर रहा है और मुल्कों के सरबराह आमतौर पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करते। और इस वक्त पूरी दुनिया और अमरीकी अवाम भी ट्रंप के जाने के इंतजार में है कि कब इससे जान छूटेगी। और आप देख लें कि इसने अपने नेटो इत्तेहादियों को भी नहीं बख्शा और दुनिया में अगर चंद ममालिक में कोई ट्रंप के शर से महफूज है तो उसमें पाकिस्तान का भी एक नाम शामिल है। और आपको याद होगा जी कि पाकिस्तान ने जंग जब भारत के खिलाफ लड़ी, मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, डोमिनेट किया इसमें पाकिस्तान
पाकिस्तान ने, तो उसके बाद ही फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकातें शुरू हुई। अब बहुत से लोग यहां पर एतराज कर रहे थे कि पाकिस्तान को ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक स्मार्ट मूव थी। उसकी वजह यह है जी कि ट्रंप पाकिस्तान के करीब ही इस वजह से या उसके बाद ही आना शुरू हुआ, और जाहिर है कि तब तक ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला नहीं किया था, ईरान पर हमला नहीं किया था, तो ये एक सफारती मूव थी जस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं थी। और आप कह लें कि मैड किंग को कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने फिर काबू भी कर लिया, जो कि पूरी दुनिया को रोनता चला जा रहा है। और आप देखिए कि जिन दुनिया के मुमालिक को या उनके सरबराहान को वो रोनता चला जा रहा है, जिनकी मिसालें भी मैंने आपको ऊपर दी, वो इसी वजह से दी कि वो इस वक्त ताकत में बुखलाया हुआ है ट्रंप, और इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, एक तरफ आपकी भारत के साथ कशीदगी चल रही है, अफगानिस्तान के साथ आप जंग की हालत में हैं, ईरान का मामला इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो गया, तो आप कह लें कि पाकिस्तान हर तरफ से वार जोन में है। अब पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान कहता जी कि क्या मैं अपनी नॉमिनेशन वापस लेता हूं, तो ट्रंप को कौन सा अवार्ड मिल भी गया था। आप देखें कि पाकिस्तान ने बड़े अहसन तरीके से ये तमाम तर मामले को हैंडल किया, और खास तौर पर ईरान में जब हमला हुआ, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को पाकिस्तान ने कंडेम किया, फिर मुश्तबा खामनाई को वेलकम भी किया। मोदी की तरह या बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान जंग खत्म होने के इंतजार में नहीं था कि जैसे ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाए तो फिर कोई ना कोई बयान जारी कर देंगे मौके की मुनासबत से, या ये ज्यादातर मोदी जैसे लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों के इंतजार कर रहे थे, उनको देख रहे थे कि बाकी जिस तरह का कोई बयान देंगे हम भी उसी तरह का एक पैगाम दे देंगे। बल्कि पाकिस्तान ने टाइम पर रिस्पॉन्स किया, और मुश्तबा खामनाई को वेलकम करना एक बोल्ड पैगाम था वजीर आजम का। उसकी वजह यह है कि ट्रंप कभी भी नहीं चाहता था कि मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बने, बल्कि वो तो इनकी हिट लिस्ट में थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि आप शहबाज शरीफ का वो पैगाम पढ़ें कि उसने इनकी क़यादत को तस्लीम भी किया। अच्छा जी, अब इस जंग में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज था सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा, और पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान इस जंग में शामिल नहीं हुआ, फरीक नहीं बना, क्योंकि इसका हमारे मुस्तकबिल पर एक बहुत गहरा असर होना था। और इसमें पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब के दिफा के लिए आना भी पड़ता तो ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान पर हमला करता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की शायद यही पोजीशन होती या पाकिस्तान यही पोजीशन लेता कि वो सऊदी अरब में आने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर इंटरसेप्ट करता, या उन्हें कोई टेक्नोलॉजी फराहम करता, या आप कह लें कि कुछ इसी तरह का मामला होना था। लेकिन अहम पॉइंट इसमें यह भी है कि सऊदी अरब ने क्या ईरान पर हमला किया? तो जब सऊदी अरब ने ही दिफाई पोजीशन ले रखी थी तो पाकिस्तान की भी ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी ही मिलती जुलती पोजीशन होनी थी। लेकिन सोने पे सुहागा यह हुआ कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान पहले से ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन हासिल कर चुका है। अच्छा जी, अब सीज फायर की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान ने जंग को रुकवाने में जो किरदार अदा किया, इसमें सिर्फ दुनिया में भारत एक वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान के कद को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन वो आप देख लें कि इसमें भी नाकाम नजर आ रहा है। और गोदी मीडिया जो कि पाकिस्तान की दुश्मनी में हर बार आखिरी हद तक चला जाता है, लेकिन 2 रोज पहले जब ये जंग बंदी हुई तो वहां भी इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। इसके अलावा जी बारी आती है पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स की जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इस सारे एपिसोड में जो कुछ हमने देखा गोदी मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो सेम ही पैटर्न चल रहा था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था कि गोदी मीडिया जो मिस कर जाता फिर वो ये यूट्यूबर्स उनकी वीडियो देखकर कहीं ना कहीं उनसे कोई नया कंटेंट उठाते, और जो गोदी मीडिया मिस कर जाता था वो फिर आप कह लें कि देखकर पाकिस्तानी बनाते, और जो पाकिस्तानी मिस कर जाते थे वो गोदी मीडिया बना लेते थे। सेम ही ये चीजें रिपीट हो रही थी, और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठे यूट्यूबर्स
और अर्नब गोस्वामी में मैंने कोई फर्क नहीं देखा, और देखकर यही लग रहा था कि जैसे अर्नब गोस्वामी की फोटोकॉपियां यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हैं। अच्छा जी, पहले ये कहते रहे कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है, ये सालसी नहीं कर रहा, ये बातें इंडियन मीडिया भी कर रहा था और पाकिस्तान की सुनी भी कहीं नहीं जाएगी, ये इस तरह की बातें कर रहे थे। और ये बातें गोदी मीडिया के अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इस्राएली मीडिया कर रहा था। लेकिन आप देखें कि इधर पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा था। पहले 4 मुल्कों के वज़राए खारजा आए, फिर इसहाक डार चीन गए, और ये तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान क्यों कर रहा था? बाकियों को छोड़ें, आप देखें कि अगर ईरान और चीन के सामने पाकिस्तान की वैल्यू सिर्फ एक मैसेंजर की ही होती तो क्या वो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस देते? क्या चीन और पाकिस्तान ने जो 5 निकाती फ्रेमवर्क इस जंग को रुकवाने के लिए तैयार किया, जिसकी वजह से ये जंग रुकी है, क्या वहां भी अमेरिका ने ड्राफ्ट लिखकर चीन को भेजा था या चीन ने भी अमेरिका के दबाव में आकर काम किया? अगर पाकिस्तान सिर्फ मैसेंजर ही था तो फिर मुज़ाकरात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं? क्या ये भी अमेरिका के कहने पर हो रहे हैं? तो ये काम सालिस ही करवाता है, सालिस ही जगह तय करता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप जिस तरह से डेस्परेट होकर तारीख पर तारीख दे रहा था, असल काम ईरान को ही राजी करना था, वो पहले से राजी था। और जो वो गारंटी मांग रहा था ईरान मुज़ाकरात के दौरान के दोबारा इसके ऊपर अटैक ना हो जाए मुज़ाकरात के दौरान, तो फिर पाकिस्तान और चीन ने ही मिलकर इसे ये गारंटी दी है। और अगर पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका को ही सपोर्ट कर रहा होता तो फिर 8 अप्रैल की रात जो ड्राफ्ट तय हुआ था वो ईरान की शराइत पर हुआ है, ये हम सब ने देखा। और अमेरिका की नजर में अगर पाकिस्तान की वैल्यू सिर्फ एक मैसेंजर की ही होती और ट्रंप पाकिस्तान को जैसे ये कह रहे थे कि वो अपनी शराइत पर सीज फायर के लिए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, तो वो फिर 3 हफ्तों में असाइनमेंट ये किसी और मुल्क को दे देता। और ये पाकिस्तान की सफारतकारी की एक तारीखी कामयाबी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाकी आप ये भी देखें कि इस मीडिएशन के प्रोसेस में या जंग के दौरान किसी एक फ्रीक ने या किसी एक मुल्क ने, यानी कि अमेरिका, ईरान या अरब ममालिक में से किसी एक ने भी क्या पाकिस्तान के किरदार पर कोई एक भी मनफी बात की या ये कहा गया हो जी कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था? हर फरीक ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। तो जब फ्रीकैन में से ही कोई भी पाकिस्तान के किरदार पर बात नहीं कर रहा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बतौर पाकिस्तानी फिर हमें इस पर खुश होना चाहिए या इसमें से कीड़े निकालने चाहिए? आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इसके खिलाफ हो। बाकी पूरी दुनिया को जंग से क्योंकि रिलीफ मिला है और इसमें पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि अमेरिका और ईरान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जंगों में ही नए दुश्मन और नए दोस्त भी बनते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के हमसाए में ये जंग लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान ने इसमें अपने नए दोस्त बनाए हैं। इस जंग में पाकिस्तान ने कोई भी नया दुश्मन नहीं बनाया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन के साथ भी खड़ा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा है। पाकिस्तान का कोई ऑप्शन बंद नहीं है और ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और आने वाले दिनों में ईरान भारत के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह भी देगा और ये जरूर होगा। बाकी आखिर में ये बात जरूर करना चाहूंगा जी कि पाकिस्तान से बाहर बैठे चंद लोग सिर्फ इस वक्त पीटीआई के कंधों पर रखकर बेजा तनकीद और मनगढ़ंत कहानियों की बंदूकें चला रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को है। क्योंकि इस वक्त ये तमाम तर लोग बतौर पीटीआई तर्जुमान काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई की जो सियासी क़यादत है वो भी शायद इनके आगे घुटने टेक चुकी है। क्योंकि पार्टी का जो सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त कर रहे हैं वो यही खास एक सोशल मीडिया ग्रुप है, जिसकी वजह से आप कह लें कि पीटीआई अब हमें मैदान में भी या सियासी मज़ाहमत करते हुए भी नजर नहीं आ रही और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ट्विटर और यूट्यूब पर निकाल कर दिल को तसल्ली देकर सो जाते हैं। सुबह से उठकर रात तक ट्वीट्स का एक सिलसिला चलता है और जितनी आप देख लें कि इस वक्त पीटीआई ट्विटर के ऊपर मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र क्यों नहीं आ रही। और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है या पीटीआई के साथ जो रवैया या बर्ताव किया जा रहा है,
آپ اس کو پاکستان کی صورتحال میں غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان میں یہ آج سے نہیں ہو رہا، پاکستان میں یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے۔ جو حکومت بھی جو بھی لوگ اپوزیشن میں یا جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کے ساتھ اسی طرح کا ہی رویہ رکھا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ پھر یا تو پارٹی کو خاموشی سے بیٹھنا پڑتا ہے یا پھر انہیں سیاسی مزاحمت کرنی پڑتی ہے، اور جو اس وقت اگر لوگ پی ٹی آئی کے سڑکوں پر نہیں آ رہے، وہ مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس میں ایک پارٹی کی بہت بڑی شکست ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کی جو سٹرینتھ نظر آتی ہے، جو پروپوگنڈا نظر آتا ہے، وہ ہمیں آن گراؤنڈ اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ اس وقت پی ٹی آئی نے خاص طور پر ایک معیار بنا لیا ہے اپنا کہ بس سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے پروپوگنڈا جاری رکھنا ہے، جھوٹ سچ پھیلاتے رہنا ہے، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ ان چیزوں کو یا روز کے ویلاگز میں پھر ذرائع کے حوالے سے خبریں، اور کچھ تو ان کے ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جن کے پہلے سورسز پاکستانی فوج میں ہوتے تھے، اب جب سے یہ جنگ چھڑی ہے ان کے ایرانی پاسداران انقلاب کے اندر سے بھی ان کے سورسز نکل رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یو ایس آرمی سے بھی ان کے سورسز نکل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، منہ کے فائر ہیں، آپ جتنے کرتے جائیں گے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کو خاص طور پر اس حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔